शाम को नज्जू की कॉल मौसूल हुई। रस्मी कलाम के बाद वो मतलब की बात पर आया। बॉस 7 बजे ट्रक ड्राइवर अपने ठिकाने से निकलेगा और उम्मीद है 8 बजे हनुमान जी टावर और स्वामी विवेकानंद रोड जंक्शन पर पहुंच जाएगा। बेहतर होगा आप पहले से वहां मुंतजिर हों, क्योंकि ट्रक को छोटी सड़क और गलियों में लाना मुनासिब नहीं होगा। ड्राइवर को आपका नंबर लिखवा दिया है, आप भी उसका नंबर दर्ज कर लें। वो ड्राइवर का फोन नंबर बताने लगा। नंबर नोट करके मैंने कहा ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। वो बोला अपना ख्याल रखना बॉस, और मिस भूरी का नंबर याद से मैसेज कर देना। ये कहते ही उसने मेरी डांट से बचने को जल्दी से कॉल काट दी। मैंने मुस्कुराते हुए मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। डॉक्टर सुजाता ने फीके लहजे में पूछा, गोया तैयारी मुकम्मल हो गई है। मैं उसे झिड़कते हुए बोला, तुम मेरे हालात पर गौर किए बगैर खफा होने पर तुली बैठी हो। भूल गया जब जरूरत थी तो मैंने खुद कॉल करके ठिकाना मांगा था। वो खुलूसे दिल से बोली, खफा तो नहीं हूँ, परेशान थी कि कहीं बाहर जाना आपके लिए नुकसानदेह न हो। बेहतर होता चंद दिन मेरे फ्लैट में छुपे रहते, यूं भी जाने कब दोबारा मुलाकात हो। मैं हंसते हुए बोला, अपनी शादी का दावतनामा भेजना, उम्मीद है पहुंच जाऊंगा। वो संजीदा हो गई, बोली वचन दो। मैंने जान छुड़ाना चाही, कोशिश पूरी करूंगा। वो शर्माते हुए बोली, आपकी इत्तला को अर्ज है कि मेरी शादी में रुकावट उस खबीस की वजह से पड़ी थी, वरना डॉक्टर सिद्धार्थ काफी अरसे से तकाजा कर रहा है और अब तो मैंने भी हामी भर ली है। मैं साफ गोई से बोला, अभी जिन हालात से गुजर रहा हूँ तो आपकी शादी तक रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो फीके लहजे में बोली, जानती हूँ और बेफिक्र रहें, खफा नहीं हूँ। मैंने फलसफा बघारा, एक भाई मौजूद हो तो दूसरे की मौजूदगी सानवी रह जाती है। वो अकीदत से बोली, भगवान मेरे भाइयों की रक्षा करे, दोनों जहां रहें खुश रहें, मगर सच यही है कि एक का होना दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है। परमा ख्वाबगाह से बरामद हुई, बोली, बड़ी दुआएं दी जा रही हैं। घड़ी देखते हुए मैं सुजाता को मुखातिब हुआ, खाना लगा लो, हम 7 बजे निकलेंगे। वो सर हिलाते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। सुइयां 5 के अदद पर जमा हो गई थी। शाम की अजान की हल्की हल्की आवाज समातों में पड़ी और मैं साफ चादर बिछाकर ड्राइंग रूम के कोने में नमाज पढ़ने लगा। परमा डॉक्टर सुजाता के पीछे बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर सुजाता ने पुरतकल्लुफ खाने का बंदोबस्त किया था। खाने के बाद मैंने परमा को एहतियाती तदाबीर के मुतालिक समझाया। डॉक्टर सुजाता को कहकर काला गाउन पहले से मंगवा लिया था ताकि ट्रक तक बखैरियत पहुंचा जा सके। 7 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे कि मैं SR1 का बैग कंधे पर लटका कर चलने को तैयार हो गया। परमा ने जीन्स कमीज और हल्के गुलाबी रंग की जर्सी पहनी हुई थी। मेरे कहने पर उसने ऊपर गाउन पहन लिया। मगरबी लिबास की दिलदाता को गाउन में उलझन तो हो रही थी, मगर मजबूरी थी। उसके नाक भूं चढ़ाने पर मैंने सख्ती से तंबीह की। कहा, सही सलामत पाकिस्तान पहुंचने के लिए अपनी पसंद और तबई आदात को पसे पुश्त डालना होगा। मनमानी वहां की जाती है जहां इंतखाब का इख्तियार मौजूद हो। वो मुंह बसोरते हुए बोली, आप हमें मुसलसल डरा रहे हैं और डांट भी रहे हैं। मैं इत्मीनान से बोला, क्योंकि फिलहाल आप मेरी जिम्मेदारी हैं। इंशाल्लाह खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए तो अपने रवैये पर माजरत कर लूंगा। वो बरजस्ता बोली, और हम जैसे माफ कर देंगे। डॉक्टर सुजाता कहकहा लगाकर हंस दी। अचानक मेरी नजर उसके पाँव की तरफ उठी। फैशनेबल जूते देखकर मैंने नाक भूं चढ़ाई। बीबी, आप शॉपिंग करने या किसी तकरीब में नहीं जा रही? अगर पैदल चलना या भागना पड़ गया तो इन सैंडलों के साथ कैसे कर पाओगी? वो चौंकी, क्या मतलब भागने का? हम तो ट्रक में सफर करने वाले हैं ना। मैंने कहा, ट्रक में सफर करना हमारा मंसूबा है और मुस्तकबिल के हालात हमारी मंशा नहीं, अल्लाह पाक की मर्जी के मोहताज होते हैं। वो बिगड़ कर बोली, तो क्या पहनूं? मैं डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जे हुआ। आपके पास स्पोर्ट्स शूज या कोई बंद जूते मौजूद होंगे? उसने असबात में सर हिलाया। परमा ने नाक भूं चढ़ाई, बोली, हम किसी और के जूते नहीं पहनेंगे। डॉक्टर सुजाता के चेहरे पर इनक़िबास फैल गया था। मैं परमा के एतराज को नजरअंदाज करता हुआ सुजाता को बोला, ले आओ। वो जूतों के रैक से 2 जोड़े बूट उठा लाई। सफेद रंग के तस्मों वाले स्पोर्ट्स शूज थे और बगैर तस्मों वाले मजबूत कैनवस के बूट, जिनका तलवा हमवार, लचकदार और मजबूत था। मुझे बगैर तस्मों के बूट बहुत पसंद आए थे, क्योंकि उनका पहनना उतारना भी आसान था और उनमें दौड़ना भागना चलना भी सहल। मैंने वो बूट परमा की तरफ बढ़ाए। ये पहन लो, इनमें पाँव भी गर्म रहेंगे। और वो कता कलामी करते हुए बेपरवाही से बोली, जरूरत पड़ने पर नंगे पाँव भाग लेंगे, मगर ये नहीं पहन सकते। और फिर डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, क्षमा चाहते हैं दीदी, हमारा मकसद हरगिज आपकी तौहीन नहीं है, लेकिन हम किसी और की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जूते फर्श पर उछालते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से
غصہ قابو کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں آگے کا لاہ عمل بتانے لگا۔ پارکنگ تک دونوں گپ شپ کرتے ہوئے جاؤ اور ڈاکٹر کی کار میں بیٹھ کر نکل جاؤ۔ آپ دونوں ڈاکٹر کی کار میں ٹرک تک جاؤ گی اور میں پیچھے اپنی کار میں اکیلا آؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تبھی میں نے بغیر تسموں والے جوتے اٹھا کر SR1 کے بیگ میں گھسیٹ دیے، کیونکہ وہ کم عقل تھی، ایک دم حالات سے ناواقف اور انجان، جبکہ میں طویل عرصے سے عملی میدان میں رگڑا کھا رہا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ حادثات کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لمحہ بھر انتظار کر کے میں باہر نکلا۔ وہ لفٹ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسی وقت لفٹ وہاں آ کر رکی اور وہ اندر گھس گئی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرے نیچے پہنچنے تک وہ لفٹ سے نکل کر لوہے کی سلاخوں سے بنی عمارت کے داخلی دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ دروازے پر ایک چوکیدار ہر وقت موجود ہوتا تھا اور آنے جانے والوں سے وہ کم ہی تعرض کرتا تھا۔ اس وقت چوکیدار کے ساتھ جینز والے 2 جوان بھی کھڑے تھے۔ میری چھٹی حس نے انہیں دیکھ کر خطرے کا سگنل دیا، لیکن میں واپس مڑنے کا موقع کھو چکا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں جیکٹ کی جیب میں گلاک 19 کے دستے کے گرد لپٹ گئی تھی۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر ہلکے سے کچھ بڑبڑایا۔ تبھی ایک جوان نے ہاتھ اٹھا کر مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک دم نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیدار سے ہر آنے جانے والے کی شناخت پوچھ رہے تھے۔ یقیناً عمارت کے مکینوں کو چوکیدار اچھی طرح سے پہچانتا تھا، تبھی ان سے تعارض نہیں کیا جا رہا تھا اور نئی شکل دیکھتے ہی چوکیدار اسے مطلع کر دیتا۔ میں پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ ایک نے جیب سے ایجنسی کا مخصوص کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسپیشل ایجنٹ ونود کمار، آپ کی شناخت جان سکتا ہوں؟ میں اطمینان سے بولا، انوپ مشرا، اور اپنا نقلی شناختی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جو دھرمو دادا نے تیار کروا کے دیا تھا۔ شناختی کارڈ کے مندرجات پر نظریں دوڑا کر اس نے کارڈ واپس کیا۔ بولا، آپ کی یہاں آمد کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مس پاربتی سے ملاقات کو آیا تھا۔ ونود نے سوالیہ نظروں سے چوکیدار کو گھورا۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ سر، میں تمام رہائشیوں کے نام نہیں جانتا، البتہ شکل سے پہچانتا ہوں۔ ونود نے رسمی ندامت ظاہر کی۔ بولا، زحمت کے لیے क्षमा چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ مس پاربتی سے تصدیق کروا سکتے ہیں؟ میں اطمینان سے بولا، بالکل کروا سکتا ہوں سر، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا، تم یہیں رکو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا۔ میرے اعتماد نے اسے ششو پنج میں ڈال دیا تھا۔ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، روزمرہ کی چیکنگ ہے۔ میں نے مشورہ دیا، 5ویں منزل پر جانے کو لفٹ کا انتظار بہتر رہے گا۔ اس نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ لفٹ میں ایک ادھیڑ عمر جوڑا بھی ہمارے ساتھ سوار ہوا جو دوسری منزل پر اتر گئے۔ دروازہ بند ہو کر جو ہی لفٹ نے حرکت کی، ایک دم میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا۔ سائلنسر لگے گلاک کی نال ونود کی طرف اٹھی۔ وہ زہریلے تبسم سے بولا، بڑی جلدی ظاہر ہو گئے مہاراج۔ میں اطمینان سے بولا، ظاہر ہونا پڑتا ہے بالک، البتہ تم تلاشی کی وجہ سے پردہ اٹھا کر جان بچا سکتے ہو۔ وہ بولا، تمہاری کار کے ماڈل، رنگ اور نمبر کو شوبھا منزل کے 2-3 مکینوں نے یاد رکھا۔ آج سپہر کو تمہاری کار کو تلاش کر لیا گیا اور تب سے عمارت خفیہ اہلکاروں کے گھیرے میں ہے۔ مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ گرفتاری دے کر جان بچا لو۔ لفٹ 5ویں منزل پر رک گئی تھی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے میں نے اس کے کندھے کے گرد بازو گھما کر پستول کی نال اس کی پسلیوں میں چبھو دی۔ میں نے کہا، اور میرا مشورہ ہے، اپنی جان بچانے پر دھیان دو۔ لفٹ سے باہر 2-3 آدمی موجود تھے۔ میں ونود کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے باہر آیا۔ لفٹ کے روانہ ہوتے ہی میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور سرعت سے پستول کی نال سے پکڑتے ہوئے دستہ اس کے سر پر رسید کیا۔ دردناک کراہ کے ساتھ وہ لمبا پڑ گیا تھا۔ اسے گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈالا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ساتھ ہی موبائل نکال کر ڈاکٹر سجاتا کا نمبر ملا دیا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا، تم پارکنگ سے نکل گئی ہو؟ وہ فوراً بولی، 4-5 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے منصوبہ بتایا۔ میں نے کہا، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، پری کو ٹرک میں سوار کروا دو۔ میں فی الحال پھنس گیا ہوں، اگر وقت پر پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹرک کو روانہ کر دینا، مجھے راستے کا پتہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ سجاتا نے پریشانی ظاہر کی، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، ٹی وی پر دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ نچلی منزل پر پہنچتے ہی بجائے دروازے کا رخ کرنے کے میں دائیں طرف مڑ گیا۔ عمارت کی 4 دیواری، 3 فٹ پختہ اینٹوں کی دیوار اور اس کے اوپر لوہے کی 3-3 فٹ لمبی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ سلاخوں کا عمودی
بارودی سر تیر کی انی کی طرح بنایا گیا تھا، مگر وہ صرف نمونہ تھا، اصل تیر کی طرح نوکدار ہرگز نہ تھے، اس لیے سلاخوں کے اوپر سے گزرنا چنداں دشوار نہ تھا۔ فرار کی سمت کا چناؤ تو وہاں آمد کے ساتھ ہی میں نے کر لیا تھا، اور اس متعلق پہلے کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ سنائپر کے خطرے کا سدباب میں کوشش کے باوجود نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اگر ہنومان جی ٹاور ہی کی چھت پر کوئی سنائپر بٹھا دیا جاتا تو وہ چاروں اطراف کا دھیان رکھ سکتا تھا۔ ونود کے بقول میں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا، ایسا جانے ڈرانے کو کہا تھا یا حقیقت یہی تھی، یہ چند لمحوں میں پتہ چل جانا تھا۔ بھاگتے ہوئے میرے دائیں ہاتھ نے جیکٹ کی جیب میں پستول کے دستے کو جکڑا ہوا تھا۔ ہنومان جی ٹاور جس کالونی میں تھا اس کے چاروں جانب سڑک موجود تھی۔ پارکنگ عمارت کے مشرقی جانب تھی، جہاں سے پکی روش لنک روڈ تک چلی گئی تھی۔ یہ لنک روڈ ہنومان جی ٹاور کے چاروں اطراف پھیلا ہوا تھا، مگر باقی جوانب درمیان میں دوسری عمارتیں موجود تھیں۔ شمالی سڑک جنگلے سے 15-20 گز سے زیادہ دور نہ تھی، اور سڑک کے دوسری جانب بھی مکانات موجود تھے۔ شمال ہی کی جانب ہنومان جی ٹاور کے قریب کسی کا چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک راستہ ہنومان ٹاور اور اس مکان کے درمیان سے ہو کر مغربی جانب جاتا تھا۔ اس مکان کے بعد غربی جانب چند اور عمارات بھی تھی۔ جنگلہ عبور کرنے کو میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں پر داخلی دروازے سے نظر نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ سڑک عبور کر کے شرقی کالونی میں گھسا جائے۔ عمارت سے باہر آتے ہی میں بمشکل چند قدم لے پایا تھا کہ اچانک ایک استہزائیہ آواز نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے مہاراج؟ جل پان، بھوجن، کوئی اور سیوا؟ آخر ہم آپ ہی کے منتظر تھے۔ قدم روکتے ہوئے میں گھوما۔ دو جوان ہاتھوں میں انساس رائفل پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اور گھنی مونچھیں تھیں، جبکہ دوسرا کلین شیو تھا۔ کلین شیو عمر میں بڑا لگ رہا تھا۔ کلین شیو کے ہونٹ ہلانے پر اندازہ ہوا کہ پہلے بھی اسی نے بات کی تھی۔ بولا، یقیناً ہاتھ اٹھانے کے فوائد پر بھاشن دینا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہاتھ اٹھانے کی صورت میں میں نے پھنس جانا تھا۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ پستول کا دستہ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پستول جیب میں ہونے کی وجہ سے 100% درست نشانہ سادھنا مشکل تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ سوچوں میں زیادہ دیر گزاری جا سکتی۔ شطرنج کی بساط پر موجود مہرے کو چلانے کو وقت کی کمی نہیں ہوتی، جواری کو تاش کا پتہ پھینکنے کو منہ مانگا وقت میسر ہوتا ہے، چوسر کی گوٹ کو حرکت دینے کو تیزی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عملی زندگی میں موت سر پر دوپہر کے سورج کی طرح منڈلا رہی ہوتی ہے، اور فیصلہ سیکنڈ کے 10ویں-20ویں حصے میں کر کے عمل کر گزرنا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی گزشتہ زندگی کا تجزیہ کرنے بیٹھوں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مقدر اسی کا ساتھ دیتا ہے جو پہل پن اور کوشش کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کامیابی اسی کا نصیب بنتی ہے جس نے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ خطرے سے محفوظ رہنے کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے، حادثہ ٹالنے کو حادثہ کر گزرنا ہوتا ہے، گولی سے بچنے کو گولی چلانی پڑتی ہے، مرنا نہیں چاہتے تو مارنا پڑتا ہے۔ گو پستول کے جیب کے اندر ہونے کی وجہ سے درست نشانہ سادھنا مشکل تھا، اور گولی کا ہدف سے چوکنا ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، مگر یہ ان کا مسئلہ تھا، میرا مسئلہ جان بچا کر بھاگنا تھا۔ دوران کورس انسٹرکٹر کہا کرتے تھے، سوچو اور کر دو۔ میں نے بھی سوچنے کے ساتھ ہی 2 مرتبہ لبلبی دبا دی۔ ہمیشہ نشانہ سادھنے کو پستول کی بیرل کو ہدف کی سیدھ میں کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جیب میں پڑے پستول کی نال کو ہدف کی سیدھ میں تاننا اندازے ہی سے ہو سکتا تھا، اور اندازے کی درستی اتفاق کے مرہون منت ہوا کرتی ہے۔ گو یہ اندازہ بھی ایک سنائپر کا تھا، مگر تھا تو اندازہ۔ گولی کلین شیو کی رائفل سے ٹکرانے کی بجائے کندھے پر، جبکہ داڑھی والے کے پیٹ میں لگی۔ کلین شیو کے ہاتھ سے رائفل نیچے گر گئی تھی، البتہ داڑھی والا بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھکا، لیکن رائفل اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے پستول جیب سے نکال کر تیسری گولی چلائی جو رائفل کے فرنٹ ہینڈ گارڈ پر لگی، وہ بھی رائفل سے محروم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، معذرت کے ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، تمہاری سیوا میں کر دیتا ہوں، اور مشورہ یہ دوں گا کہ میرا پیچھا کرنے کی بجائے اپنی جان بچانا زیادہ ضروری ہوگا۔ ان کی طنزیہ گفتگو کا خاطر خواہ جواب دیتا ہوا میں مڑ کر بھاگ پڑا۔ سڑک پر چڑھتے ہی ہنومان جی ٹاور کی جانب سے ایک تیز رفتار کار قریب آتی نظر آئی۔ میں نے بھاگ کر سڑک عبور کی اور دوسری جانب ہلکی سی ڈھلان سے اترا ہی تھا کہ بریکوں کی اونچی چیخ کے ساتھ کار رکی۔ لگا کہ اب دوڑنا بیکار ہے، کیونکہ میں گولی سے
से ज्यादा तेज रफ्तार नहीं था। इंसास राइफल की अच्छी खासी रेंज है, अगर सिर्फ पिस्तौल का खतरा होता तो मैं रुकने की कोशिश न करता। पीठ पर गोली खाने की बजाय मुझे मुकाबला करना मुनासिब लगा। हथियार मेरे हाथ में भी मौजूद था और गोली उनसे बेहतर तरीके से चला सकता था। घूमते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। ममता दीदी कार से निकलकर मुझ पर पिस्तौल तान चुकी थी। धमकी आमेज लहजे में बोली, राज, भागने की कोशिश की तो राम कसम गोली चला दूंगी। मैंने कहा, पिस्तौल मेरे पास भी है। वो धाड़ी बेगैरत दीदी को पिस्तौल दिखाता है, चलाओ गोली। रोका किसने है? मगर इतना तो वो भी जानती थी कि मैं सिर्फ धमका सकता था, उन पर गोली नहीं चला सकता था। जबकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वो भारत माता की खातिर गोली चलाने से भी दरेग नहीं करती। वो आगे बढ़ते हुए आवाज बुलंद बोली, बेहतर होगा गिरफ्तारी दे दो। साथ ही आंख मीचते हुए उनकी सरगोशी उभरी, बुद्धू पीछे न हटो, मुझे यरगमाल बनाकर निकलने की कोशिश करो, तुम घेरे में आ चुके हो। मेरे दिमाग को हैरानी का झटका लगा था। शायद वो मुझे धोखे से पकड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाते हुए उन्हें भी झिझक हो रही थी। वो बोली, राज, मैं कहती हूँ गिरफ्तारी दे दो, वरना मैं गोली चलाने लगी हूँ। चिल्लाकर कहते हुए वो थोड़ा नजदीक हुई और तेज सरगोशी में बोली, अकल घास चरने गई है बुद्धू। वो इतने करीब आ गई थी कि मेरी लात की हुदूद में थी। मैंने एकदम जिस्म को बाएं झुकाते हुए दाएं पांव से उनके पिस्तौल वाले हाथ को निशाना बनाया। झुकने और लात चलाने में मैंने सुरत से काम लिया था, मगर ये ध्यान जरूर रखा था कि उनके हाथ पर जोर से चोट न लगे। पांव का हाथ से इत्तिसाल होते ही उन्होंने इस महारत से पिस्तौल को दूर फेंका जैसे वो सचमुच पांव लगने से दूर जा गिरा हो। ममता दीदी के अकब में चंद मुसल्ला अफराद बरामद हो गए थे। मैंने एकदम ममता दीदी का बाजू पकड़कर मरोड़ा और उनकी पीठ को छाती से लगा लिया। साथ ही पिस्तौल की नाल उनकी कनपटी पर रख कर धमकी आमेज लहजे में बोला, अगर हरकत की तो गोली चला दूंगा। ममता दीदी बोली, तुम इतने बेगैरत निकलोगे जलील कमीने, अपनी दीदी पर गोली चलाओगे? वो मसनूई गम गुस्से से चिल्लाई। उनका अंदाज देखते ही मुझे यकीन हो गया कि वो धोखा नहीं दे रही थी। मैं इत्मीनान से बोला, जिंदगी और मौत की लड़ाई में मुखालिफ कोई भी हो, जीत अपनी सलामती की कोशिश के हिस्से में आती है। वो थोड़ा सा मचली, मगर उन जैसी तरबियत याफ्ता एजेंट का अनाड़ीपन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना वाजे कर रहा था कि वो मेरी गिरफ्त से नहीं निकलना चाहती। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। मगर उनका बाजू मरोड़ कर एक हाथ से बाजू पर गिरफ्त जमा कर मैंने पिस्तौल की नाल उनकी कनपटी से लगाई हुई थी। मैंने कहा, मोहतरमा, ज्यादा हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा, गिरफ्तार होने से पहले आपको अंजाम तक पहुंचा दूंगा। वो रूहान सा होते हुए बोली, तुम जैसे बेगैरत भाई के नाम पर धब्बा होते हैं। मैं उनके आदमियों को मुखातिब हुआ जो मेरे सामने आधे चांद की शक्ल में रुक गए थे। अगर इनकी जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। एक बोला, तुम घेरे में हो, बेहतर होगा खुद को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम पीछे न हटे तो नतीजे के जिम्मेदार खुद होगे। 1। ममता दीदी बज़ाहिर गुस्से में बड़बड़ाई जैसे मुझे कोस रही हो, वक्त जाया न करो, कार में बैठो बुद्धू। मैंने फौरन उन्हें आगे धकेला और गिनती गिनना जारी रखा। 2, 3। वो उल्टे कदमों पीछे होना शुरू हो गए थे। कार चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। अगली नशिस्त का ड्राइविंग साइड की बजाय दूसरी जानिब का दरवाजा खोलकर मैंने ममता दीदी को अंदर धकेला और खुद भी अंदर हो गया। मैं जोर से धाड़ा, कार चलाओ, मगर ममता दीदी उससे पहले ही ड्राइविंग सीट की तरफ खिसक गई थी। मैं दोबारा धाड़ा, जल्दी करो वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। हैंड ब्रेक छोड़कर उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। उनके आदमी मुड़कर हनुमान जी टावर की पार्किंग की तरफ भाग पड़े, यकीनन अपनी कार की तरफ जा रहे थे। ममता दीदी तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए दूर जाने लगी। एक गली में घुसते ही उन्होंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से मेरा कान पकड़ा। क्या बकवास कर रहे थे? मैं मोहतरमा हूँ। पिस्तौल गोद में रखते हुए मैं नदामत से बोला, सॉरी दीदी, जल्दी में बोल दिया। वो संजीदा हुई, अब वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी भारत आमद का मकसद फूटो। मैं अपना मिशन मुकम्मल कर चुका था। बगैर हिचकिचाए बताया, धरिंदर शुक्ला की नवासी परमा को अगवा करने आया था, जो हमारे ब्रिगेडियर साहब की बेटी हैं। कसम ले लें दीदी, भारत सरकार को नुकसान पहुंचाने या किसी राज वगैरह की तलाश में बिल्कुल नहीं आया। वो तशवीश से बोली, दीदी की जान, तुम्हारी जान को खतरा है। विघ्नेश शुक्ला तुम्हें और परमा को कत्ल करवाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है। करण चावला भी उसका साथ दे रहा है। तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मैं मुतबस्सम हुआ, आपके लिए तो करण चावला रोहन था ना?
उनकी आंखों में नमी नमूदार हुई। बोली, अब नहीं रहा। मेरे राज का दुश्मन मेरे किसी जज्बे का अमीन नहीं हो सकता। मैं शाकी हुआ, दीदी मेरा दुश्मन तो वो शुरू से है, तब आपने भी उसका साथ दिया था। उन्होंने नफी में सर हिलाया। बोली, तब उसकी दुश्मनी भारत सरकार के मुजरिम के लिए थी। अब खुल गया है कि तुम शुक्ला के दुश्मन थे और रॉ की जिम्मेदारी देश की हिफाजत है, धरिंदर शुक्ला जैसे गलीस की हिफाजत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये पुलिस केस है तो उन्हें संभालने दिया जाए। यही बात मैंने करण को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों पर विघ्नेश शुक्ला ने 20 करोड़ की दबीज पट्टी बांध दी है। बज़ाहिर उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और दरपर्दा विघ्नेश से गठजोड़ कर लिया, मगर ये नहीं जानता कि सुनीता जायसवाल इतनी गई गुजरी नहीं है। अगर वो रॉ का मेजर है तो सुनीता भी रॉ की मेजर है और उससे कम रवाबित नहीं रखती। अगर तुम शुरू दिन से अपनी दीदी पर एतमाद कर लेते तो कम से कम मुझे अपने दिल पर जबर करके अजियत न सहना पड़ती। धरिंदर शुक्ला जैसे खबीस को बचाने की खातिर मैं अपने राज को कभी जल्लादों के हवाले न होने देती। उस खबीस ने तो तुम्हारी दीदी पर भी गंदी नजरें गाड़े रखी। अलबत्ता मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं थी कि हाथ डाल सकता। मैंने कहा, आप दुखी लग रहे हैं। नीचे झुककर मैंने उनके स्टीयरिंग पर रखे हाथ को अकीदत से बोसा दिया। मेरा सवाल नजरअंदाज करते हुए वो मतलब की बात पर आई। बोली, मेरी कार में ट्रैकर लगा हुआ है और वो किलोमीटर भर का फासला रख कर हमारे पीछे आएंगे। दूसरा ट्रैकर तुम्हारे कोट के अकब में चिमटा है, इसलिए मेरी कार से उतरने के बाद भी तुम उनकी नजर में रहोगे। वो बस इस इंतजार में हैं कि तुम परमा तक उनकी रहनुमाई करो ताकि वो एक साथ दोनों को अंजाम तक पहुंचा दें। मैं हैरानी से हकलाया, मेरे कोट में ट्रैकर? वो इत्मीनान से बोली, विनोद कुमार ने लिफ्ट में घुसते ही चिपका दिया था। मैंने हैरानी जाहिर की, ट्रैकर चिपकाने के बाद इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? वो इत्मीनान से बोली, वो करण की चाल थी और ये तुम्हारी दीदी की तजवीज है। मैं बज़ाहिर तुम्हें पकड़ने पर जोर दे रही थी, मगर असल मकसद तुम्हें भगाना था। अगर वैसे ही जाने देती तो खतरे से आगाह कैसे करती? और तुम्हारे दोस्त नादिर खान उर्फ नज्जू की तलाश भी जारी है। करण अपने तई मेरी बेखबरी में मंसूबे बना रहा है, लेकिन सुनीता इतनी भी गई गुजरी नहीं कि उसके मंसूबों से ला इल्म रहे। मैं तासुफ से बोला, वो बेचारा पहले ही मनोज जोशी जैसे स्मगलर से भागा फिर रहा है, अब नई मुसीबत उसके गले पड़ रही है। वो बोली, नई नहीं, पुरानी मुसीबत ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज जोशी की हैसियत हाथी के उन दांतों की सी है जो सबकी नजर में रहते हैं। असल करता धरता विघ्नेश शुक्ला है। मैं फिक्रमंदी से बोला, अब क्या करूं? एकदम लगा कि मैं शदीद खतरों में घिरा हुआ हूं। अगर ममता दीदी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर दरमियान में न आई होती तो करण चावला का परमा और मुझे ढूंढना जरा भी मुश्किल न होता। गो खतरा अब भी मौजूद था, क्योंकि नज्जू के करण के हाथ में आते ही परमा के ट्रक तक रसाई मुश्किल न रहती। अब मुझे जल्द से जल्द ट्रक तक पहुंचकर परमा को कब्जे में लेना था। वो बोली, मुझे बेहोश करके निकलने की करो, लिबास तब्दील करने के बहाने कोट उतार देना, और सॉरी कि तुम्हें इंडिया से निकलने में मदद नहीं दे सकती। करण मुझ पर शक कर रहा है और मेरी सरगर्मियों पर नजर रखता है। उसे भूल गया है कि एसएस की गोली से उसे किसने बचाया था। मैं महजूब हुआ। उसे कत्ल करने का इरादा नहीं था दीदी। भारत सरकार के किसी भी शहरी और सरकारी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाना ना तो मेरा मतमय नजर है और ना मेरे मुल्क का कानून इसकी इजाजत देता है। यहाँ पर मैं दिफाई जंग लड़ा हूँ और हद्दुल वसा कोशिश की है कि किसी की जान न लूं। उन्होंने हकीकत उगली। बोली, जान न लेते नाकारा तो कर देते। स्नाइपर की गोली तो बाज औकात हमेशा की माजूरी मुकद्दर कर देती है। और रही तुम्हारी इत्तेफाकी जंग का बहाना, तो बुद्धू धरिंदर शुक्ला को किसने गोली मारी थी? मैंने कहा, वो लॉरा ब्राउन की दुश्मनी की भेंट चढ़ा, क्योंकि उसने लॉरा के साथ जबरदस्ती की और उसे ब्लैकमेल करके राइफलें हथियाने की कोशिश की। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि असलहे के गोदाम में जो धमाका हुआ था वो धरिंदर शुक्ला ने खुद करवाया था, ताकि अपनी नालायकी पर पर्दा डाल सके। उन्होंने हैरानी से पूछा, मैं समझी नहीं। मैंने इजमालन परमा के अगवा के बाद लॉरा ब्राउन का मुतालिबा और SR1 की खरीदारी का वाकया दोहरा दिया। उन्होंने तंजिया हुनकारा भरा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। रॉ का चीफ भी उसके सामने बेबस था। बहरहाल अब मेरे सर में पिस्तौल का दस्ता मार कर भागने की करो और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये कहकर अपना हाथ मेरे सर पर रख कर वो शफकत से सहलाने लगी। मैंने कहा, अपना मोबाइल फोन नंबर बताएं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। मैंने कहा, परमा को किस मकसद से अगवा कर रहा हूँ इस बारे में किसी को कुछ न बताना। उन्होंने असबात में सर हिलाया। बोली, बेफिक्र रहो। मैंने अगली हिदायत दी। हमारे अकब में एक मोटरसाइकिल की बत्ती नजर आ रही है, उसे रोकें। ममता दीदी ने कार की रफ्तार मध्यम करते हुए हाथ लहराना शुरू कर दिया। उनके कार रोकने तक मोटरसाइकिल सवार भी रुक गया था। ममता दीदी बोली, मैं तुम्हें रोकने का ड्रामा जारी रखूंगी, तुम एकदम पिस्तौल का दस्ता मेरे सर में मार कर निकल जाना। मैं हंसा, बोला, अपनी
अपनी दीदी को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। आपको बेहोश करने का तरीका मेरे पास है। ये कहकर मैं पिस्तौल थामे नीचे उतरा। मोटरसाइकिल सवार को अंदाजा नहीं था कि उसे क्यों रोका गया है। ममता दीदी चिल्लाई, राज ऐसा ना करो, गिरफ्तारी दे दो। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वचन देती हूँ। बैग से बेहोशी का स्प्रे निकाल कर मैं दीदी के करीब हुआ जो मुसलसल मुझे रुकने की तरगीब दे रही थी। मैंने कहा, सॉरी दीदी, आपके मशवरे काबिल कबूल नहीं है, अपना बहुत ख्याल रखना। ये कहते ही मैंने बेहोशी का स्प्रे उनके चेहरे पर किया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर सर टेक दिया। मुझे पिस्तौल बदस्त देखकर मोटरसाइकिल सवार घिघियाया। प्लीज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, मुझे बस तुम्हारा मोटरसाइकिल और गर्म जैकेट चाहिए। वो बोला, भगवान की दया करो, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जमा करके मोटरसाइकिल खरीदा है। वो रोने पर तैयार हो गया था। मैंने कहा, कितने का खरीदा है? वो हकलाया, 70,000। मैंने $100 के 20 नोट उसकी जाने बढ़ाए। ये $2,000 हैं, उम्मीद है इनसे 2 मोटरसाइकिल खरीद सकोगे। और अब वक्त जाया न करो, जल्दी करो। मुझे बेयकीनी से देखते हुए वो हकलाया, जी मैं धाड़ा, जल्दी करो। नोट पकड़ते हुए उसने जल्दी से कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपना कोट उतार कर मोटरसाइकिल के हैंडल पर रखा। उसका कोट पहनकर हेलमेट सर पर रखा और उसे हिदायत देता हुआ बोला, जवान, ये पुलिस की बड़ी ऑफिसर हैं और तुम्हारे लिए यहाँ से भाग जाना ज्यादा मुफीद रहेगा। फिलहाल मोटरसाइकिल छीनने का जिक्र भूल कर भी किसी से न करना, वरना तफ्तीश करने वाले तुम्हें इन $2,000 से महरूम कर देंगे। सुबह मोटरसाइकिल छीनने की रिपोर्ट थाने में जाकर करवा देना, लेकिन इन पैसों का जिक्र किसी से मत करना। ये कहते ही मैंने किक लगाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गियर तब्दील करते हुए आगे बढ़ गया। पहले ममता दीदी की कार का ट्रैकर और मेरे कोट का ट्रैकर इकट्ठे थे। अब उनकी कार का ट्रैकर एक जगह रुक गया था, जबकि मेरे कोट पर चिपका ट्रैकर हरकत में था। बिलाशुबा ताक़ुब करने वालों को मालूम हो जाना था कि मैं कार से निकल गया हूँ। उन्होंने ममता दीदी तक पहुँचने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।